आज गुजरात विधानसभेसाठीचं दुसरं आणि शेवटच्या टप्प्याचं मतदान पार पडलं। उत्सुकता सगळ्यांना आहे ती अर्थात 8 डिसेंबरची, कारण 8 डिसेंबरला या दोन्ही राज्यांचे निकाल घोषित होणार आहेत आणि याच निकालांचा अंदाज घेण्यासाठी एबीपी माझा आणि सी वोटर्सने केलेल्या एक्झिट पोलचे आकडे आता समोर आलेत। या एक्झिट पोलमध्ये 1 डिसेंबर आणि 5 डिसेंबर म्हणजेच आज झालेल्या मतदानानंतर गुजरातमधल्या मतदारांचा कौल घेतला गेला। गुजरातच्या 182 विधानसभा मतदारसंघामधल्या 30,000 मतदारांचा कौल यामध्ये आहे। बघूयात गुजरातच्या एक्झिट पोलचे आकडे नेमके आपल्याला काय सांगतायत। कोणत्या पक्षाला गुजरातमध्ये किती जागा मिळू शकतात यावर आपण एक नजर टाकतोय। भाजपचा जर आपण विचार केला 2017चा विचार केला तर 2017ला भाजपला गुजरातमध्ये 99 जागा मिळवता आल्या होत्या। भाजपला गुजरातमध्ये या अगोदर मिळालेल्या जागांपेक्षा हा आकडा बराच कमी होता, पण 2022चा एक्झिट पोल जर आपण बघितला तर भाजपच्या जागा वाढताना दिसतायत। 128 ते 140 या दरम्यान भाजपला जागा मिळू शकतात। जर 128 ते 140 जागा इतक्या मोठ्या जागा भाजपला मिळणार असतील तर भाजपला गुजरातमध्ये स्वबळावर सत्ता स्थापन करणं सहज शक्य होणार आहे। भाजपचा सगळ्यात मोठा गुजरातमधला विरोधी पक्ष काँग्रेसला 2017च्या निकालामध्ये 77 जागा मिळाल्या होत्या, पण आत्ताचा जर एक्झिट पोलचे आकडे आपण पाहिले तर काँग्रेसला 31 ते 41 इतकीच मजल मारता येते। याचा अर्थ काँग्रेसच्या जागा या गुजरातमध्ये कमी होताना दिसतायत बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर। आणि यानंतर गुजरातमध्ये यावेळेस एंट्री झाली आहे ती आपची। मोठ्या प्रमाणावर आपने इथं आपले उमेदवार उतरवलेले आहेत। या अगोदर आपला गुजरातमध्ये कोणतेही यश मिळालेलं नाहीये, मात्र पंजाबमध्ये आपला मोठं यश मिळाल्यानंतर आपने आपला मोर्चा वळवलाय तो गुजरातकडे आणि गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आपकडनं प्रचार सुद्धा केला गेला। एक्झिट पोलचे आकडे पाहता आपला गुजरातमध्ये 2022च्या निवडणुकीमध्ये 3 ते 11 जागा मिळू शकतात। इतर पक्ष आहेत, इंडिपेंडंट्स असतील, अपक्ष असतील। 2017च्या निकालामध्ये इतर पक्षांना अपक्षांना 6 जागांवर विजय मिळवता आला होता, म्हणजे फार मोठी संख्या नाहीये। काटेकी टक्कर 2017ला काँग्रेस आणि भाजपमध्येच होती, पण आता मात्र 2 ते 6 जागा मिळू शकतात आत्ताच्या 2022च्या एक्झिट पोलनुसार। त्यामुळे एकूण या निकालाचा जर अवलोकन केलं तर भाजपला जास्तीत जास्त जागा मिळतात। भाजप आपली सत्ता पुन्हा एकदा गुजरातमध्ये कायम ठेवते असे एक्झिट पोलचे आकडे दिसतात आणि खूप मोठं अंतर आहे भाजप आणि काँग्रेसच्या जागांमध्ये। अर्थातच हे आकडे सगळ्यात जास्त धक्कादायक कुणासाठी आहेत तर ते काँग्रेससाठी आणि भाजपसाठी हे आकडे सुखावणारे आहेत। आज गुजरातमध्ये नेमका काय माहोल आहे, गुजरातच्या मतदारांनी आज दुसऱ्या टप्प्यातलं शेवटच्या टप्प्यातलं मतदान केल्यानंतर गुजरातच्या एकूण जनतेचा कल काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी थेट आपण गुजरातला जाणार आहोत। माझा सहकारी अभिजित करंडे आता गुजरातमध्ये आणि त्याच्यासोबत गणेश ठाकूर सुद्धा आहेत। आधी जाऊयात अभिजितकडे। अभिजित, तुझ्यासोबत गुजरातमधल्या 2 महत्त्वाच्या पक्षांचे 2 नेते सुद्धा आहेत। तुझंही मत सांगशील आणि या नेत्यांची मतं काय आहेत आजच्या या एक्झिट पोल बद्दल तेही जाणून घ्यायला आवडेल। एक्झिट पोलचे आकडे अखेर आलेले आहेत गुजरातचे आणि गेल्या वेळेपेक्षा काँग्रेसचं सर्वात मोठं नुकसान झेलावं लागतंय। तर जे भाजपचं रेकॉर्ड होतं 127 जागांचं नरेंद्र मोदींच्या काळात, ते रेकॉर्ड तोडून भाजप अजून पुढचा आकडा म्हणजे 127च्या पुढचाही आकडा गाठतोय काय, अशी स्थिती जी आहे ती एक्झिट पोलमध्ये दिसते आहे। निकालाला अजून 2 दिवस बाकी आहेत, पण आपल्यासोबत हिमांशु व्यास आहेत आणि पार्थिवराज काठवाडी आपल्यासोबत आहेत काँग्रेसचे। मी हिमांशु व्यास यांच्यापासून सुरुवात करेन। व्यास साहब, क्या लगता है कि ये जो आंकड़े दिख रहे हैं एग्जिट पोल में यही रहेंगे या फिर इससे भी आगे कुछ आपने सोचा था, क्योंकि आपने तो घोषणा की थी 150 की। ऐसा है कि ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो चारे प्रदेशों में जो साउथ, नॉर्थ, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी को काफी बहुमत मिल रहा है। आप पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस के वोट काटे हैं और जिस तरह से ये आप हमको दिखा रहे हैं, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा सीटें आप जब फाइनल रिजल्ट आओगे तब भारतीय जनता पार्टी की। ये बीजेपी की सीटें है या मोदी जी की सीटें? ये तो सब 51 किलोमीटर का रोड शो करना पड़ा, 40 रैलीज लेनी पड़ी पीएम को और एचएम को, तब जाके इतना मिला है। देखो, माननीय मोदी साहब गुजरात के यहाँ से ही है और यहाँ के सीएम रहे हैं। लोगों का प्यार उनको हमेशा मिलता रहा है, तो लोगों की एक अपेक्षा होती है कि कभी भी ऐसा कुछ भी हो तो मोदी साहब आने चाहिए। और मोदी साहब भी गुजरात से इतने कनेक्टेड है कि वो हमेशा
गुजरातियों के साथ रहते हैं, इसलिए उन्होंने ये दौरा किया है और उनके दौरे की जबरदस्त इफेक्ट पड़ती है। लोगों के दिलों में जो विश्वास है वो मोदी साहब का नंबर 1 है। मैं आपके पास फिर से आऊंगा हिमांशु व्यास साहब, लेकिन मुझे पार्थिवराज से पूछना है कि देखिए ये बोल रहे हैं कि इससे भी ज्यादा सीटें आएंगी, आपका तो भारी भरकम नुकसान दिख रहा है। यहाँ पर जो सीटें दिख रही है 31 से 43 सीटें दिख रही है, पिछली बार तो 77 सीटें आई थी। डियर मैं पहले भी बोल चुका और अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे सेफोलॉजिस्ट से मिलना है। वो उसने नींद में आंकड़े चेंज तो नहीं कर दिए, बीजेपी और कांग्रेस को उलटफेर तो नहीं कर दिया। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अहमदाबाद में 2-2 दिन तक प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ता है। आज के दिन प्रधानमंत्री जब वोटिंग करने जाते हैं, चुनाव इलेक्शन कमीशन के सारे नियमों को बाजू में रख के, अलग रख के, वो आज भी रोड शो करते हैं जब वोटिंग करने जाते हैं। आज कल की दिन की बात है, दाता के एमएलए जो हमारे थे कांतिलाल खराड़ी, उनके ऊपर जानलेवा हमला, इलेक्शन कमीशन चुप रहा। उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, सुरक्षा नहीं दी गई। वही थराद का एमएलए गुलाब सिंह राजपूत, उसके ऊपर आधी रात को हमला। अभी आधे घंटे पहले की, एक घंटे पहले की, जब 5 बजने से थोड़े टाइम पहले वही वटवा विधानसभा में सिंगरवा करके जगह है, वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ। वही हम जाते हैं नॉर्थ गुजरात के कलोल असेंबली में, वहां पे भी जो सरकारी मशीनरी है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करना। आज के दिन में 30 फरियाद, 30 कंप्लेंट्स दायर की गई हैं इलेक्शन कमीशन में, और ये डर दिखा रहा है बीजेपी का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको तोड़ के पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये अभी तो देखिए, अभी तो दूसरा चरण भी खत्म हो चुका है, चुनाव खत्म हो चुका है, फरियाद है, फिर भी आपको क्या लगता है ये आप जो नियम तोड़ के किया हुआ प्रचार, इसका ये असर है या फिर एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको छुपाया गया? यार सब वोट अभी ईवीएम में बंद है। चले गए हैं, बंद हैं, लॉक हो चुके हैं। पर गुजरात की जनता को पता है, गुजरात की मेरी माताओं बहनों को पता है कि हमको 1100 रुपए पार का बाटला लेना पड़ता है, गैस का सिलेंडर है। उनको पता है कि घर के अंदर दिवाली के समय में जो तेल का डब्बा आता था वो 3000 के पार पहुंच गया था। उनको पता है, उनके बच्चों की फीस आसमान छू रही है, उनको पता है। आज गुजरात का युवा बेरोजगार है, उनको पता है कि हम जब पूरा दिन हॉस्टल में रहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, और जब सरकारी भर्ती प्रक्रिया की एग्जाम देने चाहते हैं, तब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। नरेंद्र भाई में पेपर लीक होता है, आनंदी बहन में पेपर लीक होता है, विजय भाई में पेपर लीक होता है, भूपेंद्र भाई में पेपर लीक होता है। जैसे कि सरकार की पेपर फोड़ो योजना हो, पेपर लीक करो योजना हो, उसके साथ आगे आते हैं। हम व्यापारियों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। 2017 में बोला था, उनके खुद के संकल्प पत्र में था कि किसानों की आय डबल हो गई। आय डबल नहीं हुई, उनका खर्चा डबल हो गया। अच्छा, आपको विश्वास है कि ये आंकड़े झूठे साबित होंगे? हमें गुजरात की जनता पे विश्वास है, क्योंकि गुजरात की जनता महंगाई से त्रस्त है, गुजरात की जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। 8 तारीख को तो हम दोनों भी मिलने वाले हैं ना। गुजरात की जनता भ्रष्टाचार, हमने मोरबी का नहीं देखा भ्रष्टाचार। देखो, किस देखो, तरह से ऐसा क्या हुआ, है, घड़ी ऐसा है। बनाने वाली कंपनी को ब्रिज बनाने दे दिया। व्यास साहब ये देखिए कि अभी इन्होंने बहुत सारे आरोप किए कि एक तो इलेक्शन खत्म हो चुका है, फिर भी ये तो चलता रहेगा। ठीक है, आपकी दोनों पार्टियां, आप सत्ता में विपक्ष में, ये तो चलता रहेगा, लेकिन मुद्दे तो थे। लेकिन इन सबके लिए एक ही आंसर है, मोदी साहब, दूसरा कोई आंसर नहीं है यहाँ पे। मोदी साहब तो हमेशा आंसर रहेंगे ही, क्योंकि वो गुजरात से हैं, गुजरात की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया है और मोदी साहब ने गुजरात की जनता को हमेशा प्यार दिया है। तो मोदी साहब तो हमेशा रहेंगे। मोदी साहब को एक्सक्लूड कहीं भी हम भारतीय जनता पार्टी या गुजरात की प्रजा नहीं करेगी, आप समझिए। और वो मेहनत हमेशा करते हैं। यहाँ के लीडर्स पर भरोसा करके चुनाव नहीं लड़ सकते। मोदी साहब को लाना ही पड़ेगा, उनको पीएम हो या फिर कुछ हो, उनको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। यहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, और इसीलिए माननीय वड़ा प्रधान श्री ने कहा था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो भूपेंद्र की बात आ गई अंदर, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी काफी मेहनत की है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास प्राप्त किया है, उसका कार्यकर आज भी प्रजा के बीच से जुड़ा हुआ है। और तीसरा मेन रीजन, 2014 से आज तक 50 कांग्रेस के एमएलए ने पार्टी छोड़ी है। ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर लोगों का विश्वास टूटता गया है, और आप पार्टी ने आके लोगों को ये बोला कि ये तो 27 साल में विश्वास टूटता गया, लेकिन मुद्दे तो खत्म नहीं हुए। मेरा लास्ट का सवाल आपसे ये है कि आप आई तो आपका फायदा ही हुआ ना? देखो, नुकसान हुआ, हमारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कांग्रेस को जरूर नुकसान किया। और नुकसान की वजह यह है कि 27 साल में
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बीट नहीं कर पाई है और लोगों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है वो बरकरार रहा है। तो अच्छा लगा आप आई? आप आई तो अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन एक बात आपको महत्व की बता दूं, गुजरात में तीसरी कोई भी पार्टी का कभी अस्तित्व रहेगा नहीं। आप पार्टी ले लो, उससे पहले शंकर सिंह बापू की राजपा ले लो, उससे पहले केशुभाई का पार्टी ले लो और उससे पहले चिमन भाई पटेल का किमलप ले लो। थर्ड पार्टी गुजरात में हमेशा फेल है। चलो ठीक है, थर्ड पार्टी फेल है। पार्थिवराज, लास्ट का सवाल है, आपने भारी भरकम नुकसान किया है जो सौराष्ट्र में भी दिख रहा है एग्जिट पोल में और हमें सूरत में भी देखिए पोल की बात करें तो पोल में दिख रहा है। देखिए आप ना आंकड़ों पे आप अविश्वास कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप हर चुनाव में ऐसा कहते हो और हार जाते हो, फिर मैं ये को बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। हर चुनाव में सीटें भी तो बढ़ रही हैं। आप 2002 से लेकर 2017 के चुनाव में मैं यही था। हाँ, तो उससे तो सीटें नहीं बढ़ी। चलो ठीक है, 2012 में कितनी उस बार सीटें बढ़ाई हुई दिखाई भी तो गई थी। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका नुकसान करेगा या नहीं करेगा? आपको नहीं लगता है क्या नुकसान करेगा? बड़े मियाँ छोटे मियाँ की इवेंट कंपनी है। बड़े मियाँ मोदी जी आके इवेंट करके चले जाते हैं, छोटे मियाँ अरविंद एडवर्टाइजमेंट कंपनी आके इवेंट करके चली जाती है। उससे गुजरात के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहचान गए हैं कि किसकी बी टीम है। अगर आपने आज के 5 बजे के बाद का समय अगर देखा होगा कि 5 बजे के बाद जिस तरह से बीजेपी बोल रही है कांग्रेस का वोट काटा और खुश हो रहे हैं, उससे गुजरात की जनता को और क्लैरिटी मिली कि ये तो इन्हीं के लोग हैं जो भाड़े पे लाए गए थे। और दूसरी बात, अभी जो बोल रहे थे कि 50 एमएलए चले गए, ये वो चले गए, ये नेता चले गए, तो उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वही लोग थे जो पहले बोल रहे थे कि सत्ता में आने के, जिनको सब कुछ दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, पर वो कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए असफल रहे हैं और कहीं ना खुद के लालच के लिए, लोभ के लिए, शाम दाम दंड भेद के लिए वो चले गए। पर उसकी हमको चर्चा इसलिए नहीं करनी। इस बार का चुनाव, जो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस बार के चुनाव के मुद्दे पे आते हैं। इस बार का चुनाव का मुद्दा, अगर भूपेंद्र पटेल और सुपर सीएम सीआर पार्टी ने इतना अच्छा काम किया था तो उन्होंने जो काम किया था उसके नाम पे क्यों वोट नहीं मांगा? एक मुद्दा बता दो कि उसके नाम पे वोट मांगा हो। उन्होंने कभी महंगाई की बात करें महंगाई की, कभी बेरोजगारी की बात की। 8 तारीख को ये सब 8 तारीख को फिर एक बार मौका मिलने वाला है, पक्का मिलने वाला, यही मिलेंगे। और एक चीज मुझे पूछनी है, लास्ट का सवाल, आप कितने आंकड़े देखते हो कांग्रेस के? मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 120 क्रॉस करेगा, सरकार बनाने वाला है। आपका क्या है अंदाजा बीजेपी का? जो बीजेपी ने प्रदेश प्रमुख ने जो बात कही थी कि हम सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, वो सारे रेकॉर्ड आज तक के ब्रेक होंगे। चलो ठीक आहे. तर काँग्रेसने 120चा आकडा दिलाय आणि 127चा आकडा पार करून दिला असं भाजपच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. घोडा मैदान लांब नाहीये. आता 8 तारखेला रिझल्ट आहे, 2 दिवस बाकी आहेत आणि 2 दिवसानंतर पार्थिवराज आणि व्यास साहेब जे म्हणतायत त्याचं सत्य जे आहे ते बाहेर येईल. अभिजित, धन्यवाद या सगळ्या माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.